हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू स्टडी IQ IAS। मेरा नाम है ऋषभ एंड आई एम योर इकोनॉमिक्स ऑप्शन फैकल्टी है। तो अपने डिस्कशन को आगे बढ़ाते हुए बड़े ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन की तरफ चलते हैं, क्योंकि इस बारे में सभी कोई न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा, बातें सुनी होंगी, बट उसका इकोनॉमिक इम्प्लीकेशन क्या है उसके बारे में जानते हैं। वाई आर फॉरेन इन्वेस्टर्स लिविंग इंडिया, क्यों छोड़ के जा रहा है फॉरेन इन्वेस्टर्स, स्पेशली द FPI पार्ट, द फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट्स, एंड द हिडन क्राइसिस इन इंडियन इकोनॉमी बिकॉज ऑफ दैट। अब सोच के देखो कि इस साल 2 महीने बीते हैं, जनवरी और फरवरी, और लगभग 1.15 लाख करोड़ के आसपास का फॉरेन इन्वेस्टमेंट इंडिया छोड़ के जा चुका है, अप्रॉक्स $3 बिलियन के आसपास। सो अगर इतनी बड़ी आउटफ्लो होता रहेगा इंडियन इकोनॉमी से पैसे का, रुपए का, तो खुद सोच के देखो कि इन्वेस्टमेंट पूरी करने के लिए या कंपनीज के पास एज अ इन्वेस्टमेंट पैसा नहीं रहेगा, हाउ विल दे इन्वेस्ट, द एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन विल गो वेरी ग्रिम, और स्टॉक मार्केट फॉल तो हो ही रहा है। तो क्यों हो रहा है वो स्टॉक मार्केट फॉल, क्या है उसकी वजह, लेट्स टॉक अबाउट दैट। सो उससे पहले बता दें कि इस पूरे सिचुएशन का जो हमारा PDF होगा आज के सेशन का या किसी भी यूट्यूब सेशन का, वो आपको मिलेगा मेरे टेलीग्राम चैनल पे। यू कैन रीच आउट टू मी हियर, यू कैन जॉइन दिस एंड जॉइन द ग्रुप एज वेल, वेर यू कैन डू डिस्कशंस विद योर पीयर ग्रुप, और अपनी जो तैयारी है इकोनॉमिक्स की, खासकर प्रीलिम्स के लिए और मेंस के लिए, उसको एक लेवल और बेहतर बना सके आप। ऑल्सो वैल्यू एडेड मटेरियल्स विल बी प्रोवाइडेड हियर फॉर योर प्रीलिम्स, क्योंकि इकोनॉमिक्स ऑप्शन लिखने से पहले आपको प्रीलिम्स निकालना ज़रूरी है। साथ ही साथ बता दें कि इफ़ यू हैव स्टिल एनी डाउट रिगार्डिंग द सब्जेक्ट विच ऑप्शनल टू टेक, वेदर इकोनॉमिक्स ऑप्शनल इज फॉर यू और नॉट, और एनी सब्जेक्ट रिलेटेड डाउट, यू कैन रीच आउट टू मी हियर मेरे इंस्टाग्राम चैनल पे। आई यूज़ इट लेस, आई विल सजेस्ट यू ऑल्सो यूज़ इट लेस। अपने बेनिफिट के लिए यूज़ करो, रील्स देखने के लिए यूज़ मत करो, ठीक। तो आगे बढ़ते हैं पढ़ाई लिखाई की तरफ अब, कि न्यूज़ में है क्यों ये, वाई इट इज़ इन न्यूज़, दिस FPI न्यूज़ इज़ देयर, क्योंकि दो चीज़ें हो रही हैं बहुत खतरनाक इस समय देश में, इकोनॉमिक वाइज में बात कर रहा हूँ। एक कि देयर इज़ अ फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट इन इंडिया फॉर 5 to 6 कंसेक्यूटिव मंथ्स, लगातार नेट आउटफ्लो हो रहा है इस देश में। उसकी वजह से सिर्फ अगर इस साल की बात करें, यानी 2025 की, ठीक है, और 2025 में क्या है, 2 ही महीने तो हुए हैं, जनवरी और फरवरी, ये 2 महीने मिला के 1.15 लाख करोड़ रुपीस आउटफ्लो हो चुका है, इस देश से जा चुका है। एंड इफ फॉरेन इन्वेस्टर्स टेक देयर मनी आउट ऑफ द स्टॉक मार्केट, अगर स्टॉक मार्केट से बाहर जाएगा, तभी हमें दिखाई दे रहा है कि BSE और NSE यानी सेंसेक्स और निफ्टी मंथ ऑन मंथ लगभग 6% के आसपास डाउन है, और निफ्टी अपने पीक से 14% डाउन है। वाई? बिकॉज इन्वेस्टर्स आर गोइंग अवे फ्रॉम इंडियन इकोनॉमी। इसकी वजह क्या है, इसका इम्पैक्ट क्या है, FPI होते क्या है, रीजंस, इम्पैक्ट, एंड व्हाट आर द पॉलिसी मेजर्स दैट आर बीइंग टेकन बाय द RBI, द सेंट्रल बैंक ऑफ द कंट्री, वो जानने की कोशिश करते हैं। तो पहले न्यूज़ क्या है, हमारी न्यूज़ यही है कि पिछले 6 महीने से FPI लगातार विड्रॉ कर रहा है, और फरवरी में 35,000 करोड़ के अप्रॉक्स, और जनवरी में 80,000 करोड़ के अप्रॉक्स, 78,000 करोड़ था, बट अप्रॉक्स 80,000 करोड़, इतना पैसा इस देश से निकल के कहीं और जा चुका है, किसी और देश में। और ऐसा क्यों होता है, वो बात हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। पहले ये समझते हैं कि FPI है क्या। FPI मतलब फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट और फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स दैट आर रजिस्टर्ड बाय सेबी, कंट्रोल्ड बाय सेबी एंड रेगुलेटेड बाय सेबी, ठीक है। और फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट कौन से इन्वेस्टमेंट को कहते हैं, ऐसे फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स जो लिस्टेड कंपनी में 10% से कम स्टेक ले रहे हो। जैसे मान लो रिलायंस के 100 शेयर हैं, तो 10 से कम शेयर अगर जा रहे हैं, यानी 9.9 तक शेयर अगर किसी को ट्रांसफर किए जा रहे हैं, देन दैट इज कॉल्ड फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, नॉट FDI बट FPI। जैसे ही लिस्टेड कंपनी में 10% से ज़्यादा शेयर आप खरीद लेते हैं स्टॉक मार्केट में, तब आप एक FDI हो जाते हैं। फिर आप अलग रेगुलेशंस के अंदर आ जाते हैं, आप RBI के अंडर में, RBI आपके ऊपर निगरानी रखता है। अच्छा, FPI को हम लोग वोलेटाइल मनी या हॉट मनी भी बोलते हैं। वाई? बिकॉज FPI ओनली लुक फॉर शॉर्ट टर्म गेंस। अगर उनको ये दिख रहा है कि मुझे निकट भविष्य में भारत की इकोनॉमी से ज़्यादा फ़ायदा होगा, तो वो यहाँ टिकेंगे, नहीं तो ऐसी इकोनॉमी में चले जाएंगे जहाँ उनका कैपिटल सेफ है और ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न उनको मिल रहे हैं। तो अगर इंडियन इकोनॉमी में रिटर्न नहीं हो रहे हैं, नहीं मिल रहे हैं, तो FPIs विल कीप ऑन गोइंग आउट ऑफ द कंट्री। तो इंडियन इकोनॉमी में अगर उनका भरोसा कम हो रहा है, तो वो आउटफ्लो दिखाई देगा। और ये भरोसा कम क्यों हो रहा है,
या ये जो इंडियन इकोनॉमिक स्टोरी है या जो फंडामेंटल्स है वो कहाँ प्रॉब्लम हो रही है वो देखने की कोशिश करेंगे, या सिर्फ ग्लोबल रीजंस है या कुछ डोमेस्टिक रीजंस भी हैं जिसकी वजह से ओवरऑल इंडियन इकोनॉमिक सिचुएशन थोड़ी डोल्ड्रम्स में है। सो लेट्स टॉक अबाउट द इम्पैक्ट ऑफ दिस एफपीआईज गोइंग आउट ऑफ इंडियन इकोनॉमी। इसका इम्पैक्ट क्या है? तो जो दो मेजर इम्पैक्ट है, एक है फॉलिंग रुपी एंड द सेकेंड इज फॉलिंग इक्विटी मार्केट। एंड ये दोनों मिलके एक चीज करते हैं दैट इंडियन इकोनॉमी सफर्स बिकॉज हमारे डोमेस्टिक कंपनीज के पास पैसे नहीं हैं बिकॉज द इन्वेस्टर्स आर गोइंग, एंड बिकॉज ऑफ डेप्रिशिएटिंग रुपीज आवर इम्पोर्ट कॉस्ट इज राइजिंग, जिसकी वजह से हमारा डेफिसिट बढ़ेगा, जिसकी वजह से हमारा डेफिसिट बढ़ता है। तो फॉलिंग रुपी का क्या मतलब है? फॉलिंग रुपी मतलब रुपी डिप्रिशिएट कर रहा है, एक्सचेंज रेट की वैल्यू कम हो रही बढ़ रही है। इसका क्या मतलब है? एक समय होगा जब $1 60 रुपए का मिल रहा था, या इवन अगर अभी का देखा जाए तो $1 80 रुपए का मिल रहा था, और 2 महीने में अभी 28 फरवरी को $1 87.5 रुपीज पे क्लोज हुआ है। रिमेंबर दिस, ये भी इसका लो नहीं है। द लोएस्ट पॉइंट ऑफ रुपी डॉलर एक्सचेंज वॉज व्हेन रुपी वॉज 87.95 अगेंस्ट $1। इस टाइम आरबीआई को आके लगभग $11 बिलियन के आसपास अपने फॉरेन एक्सचेंज से बेचना पड़ा था डॉलर, ताकि रुपए की वैल्यू को अप्रिशिएटेड रख सके। वो कैसे होता है वो हम लोग देखते हैं छोटे में, बट हमारा मेन मुद्दा आज का ये है कि एफपीआईज क्यों जा रहे हैं। पहला तो ये रीज़न हुआ एफपीआई आने का इम्पैक्ट क्या है, तो हमारा रुपया लगातार फॉल कर रहा है, डिप्रिशिएट कर रहा है, इंडियन इकोनॉमी पे इम्पैक्ट पड़ रहा है इसकी वजह से, क्योंकि जितना रुपया डिप्रिशिएट करेगा सोचो पिछले 5 महीने से, उतना इंपोर्ट कॉस्ट हमारा महंगा होता जाएगा। एंड सिंस आवर एक्सपोर्ट्स आर नॉट राइजिंग वी आर नॉट गोइंग टू, तो जो हमारा NX है यानी नेट एक्सपोर्ट वो कभी बढ़ नहीं पा रहा है। वाई? बिकॉज आवर वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट्स आर नॉट इंक्रीजिंग, वैल्यू ऑफ इंपोर्ट्स आर इंक्रीजिंग। तो अगर इंपोर्ट इज ग्रेटर देन एक्सपोर्ट तो हमें दिखाई देता है कंट्री की इकोनॉमी में एक डेफिसिट, जिसको हम बोलते हैं करंट अकाउंट डेफिसिट। और जो दूसरा इम्पैक्ट है एफपीआईज के जाने का, और सिर्फ 2 महीने में, साल के पहले 2 महीने में 1.15 लाख करोड़ के आसपास एफपीआईज हैव गॉन, या फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट हैज गॉन फ्रॉम इंडिया। तो इसकी वजह से इक्विटी मार्केट में फॉल आपको दिखाई दे रहा है। बीएससी यानी कि सेंसेक्स बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और एनएससी मतलब निफ्टी 50 में आपको 5.6 और 5.9% रिस्पेक्टिवली फॉल देखा गया है। ना सिर्फ ये बल्कि निफ्टी अपने ऑल टाइम हाई से 14% की गिरावट पे है। तो ये इम्पैक्ट हुआ है लगभग 1.25 लाख करोड़ के आसपास का, जो नेट आउटफ्लो हमारा हुआ है फॉरेन इन्वेस्टमेंट का फ्रॉम इंडिया इन द फर्स्ट 2 मंथ्स। तो सोचो रुपी डिप्रिशिएट कर रही है तो हमारा डेफिसिट बढ़ रहा है क्योंकि इंपोर्ट बिल बढ़ रहा है हमारा, साथ ही साथ हमारा इन्वेस्टमेंट जा रहा है इस देश से, तो हमारा जो इक्विटी मार्केट है और प्राइवेट सेक्टर है वो इम्पैक्ट हो रहा है, और प्राइवेट सेक्टर इम्पैक्ट होगा तो एम्प्लॉयमेंट सेक्टर भी हमारा इम्पैक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं, इम्पैक्ट तो हमने देख लिया, लेट्स टॉक अबाउट द रीजंस। एंड ऐसा नहीं है कि सिर्फ ग्लोबल रीजंस है क्योंकि ट्रंप आ गए हैं, टैरिफ की बात कर रहे हैं, बट कुछ डोमेस्टिक रीजंस भी हैं जिसकी वजह से हमारा जो फ्री फॉल देखा जा रहा है रुपया डॉलर की वैल्यू में वो बना हुआ है। तो फर्स्ट लेट्स टॉक अबाउट द ग्लोबल इश्यूज और द ग्लोबल रीजंस व्हाई दिस एफपीआईज आर गोइंग आउट। तो पहला है कि स्ट्रॉन्गर यूएस इकोनॉमी इज देयर। वाई? स्ट्रॉन्गर यूएस इकोनॉमी का एक स्पेक्यूलेशन है। वाई? क्योंकि ट्रंप आए हैं, वो लगातार प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसीज की बात कर रहे हैं। प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसी मतलब एक ट्रंप टैरिफ थ्रेट दे रहे हैं कि सारी कंट्रीज के ऊपर एटलीस्ट 25% का इंपोर्ट ड्यूटी लगाएंगे, और साथ ही साथ रेसिप्रोकल टैरिफ लगाएंगे, यानी कि अगर जैसे भारत है वो अमेरिका के इंपोर्ट्स के ऊपर 100% टैरिफ लगाएगा, यानी कोई सामान $100 का अमेरिका से निकला तो इंडिया में इंपोर्ट होगा तो उसको $200 में कम से कम बेचना पड़ेगा, क्योंकि $100 के ऊपर $100 की टैक्स देना पड़ेगा भारत में। इंपोर्ट ड्यूटी वही होती है। तो ट्रंप का कहना है कि 25% लगाएंगे और जितना तुम टैरिफ लगा रहे हो उतना और लगाएंगे, यानी रेसिप्रोकल टैरिफ विल बी देयर। ठीक है, 100% रेसिप्रोकल टैरिफ, बिकॉज इंडिया इज पुटिंग 100% टैरिफ, सो वी विल ऑल्सो पुट 100% टैरिफ। अब खुद सोच के देखो, इंडिया जिसका मैक्सिमम एक्सपोर्ट यूएस को जाता है, गुड्स का एक्सपोर्ट और सर्विसेज का एक्सपोर्ट
मैक्सिमम यूएस को जाता है अप्रॉक्स 35-39%। अगर इतना बड़ा ट्रेड पार्टनर इंडिया के ऊपर 100% ड्यूटी लगा दिया, सो द एक्सपोर्ट्स जो कि ऑलरेडी नहीं बढ़ रहा है वो और कम होता जाएगा, यानी कि हमारा डेफिसिट और ज़्यादा बढ़ता जाएगा। तो इस वजह से अब तुम खुद सोच के देखो, यूएस इकोनॉमी स्ट्रांग हो रही है और टैरिफ का थ्रेट है, तो इससे इन्वेस्टर के दिमाग में क्या सिग्नल जा रहा है कि इंडिया की जो इकोनॉमी है, ग्लोबल इकोनॉमी, वो इंडिया की खराब होते जाएगी, यानी भारत की इकोनॉमी विल नॉट डू दैट ग्रेट जो कि वो पिछले 5 साल में की है या पिछले 3 साल में की है। पिछले 3 साल में बहुत अच्छा नहीं की है। तो अगर इंडिया के इकोनॉमिक फ्यूचर अच्छा नहीं लगेगा तो एफपीआईज विल डू व्हाट, दे विल टेक द मनी अवे फ्रॉम इंडिया एंड गो इन्वेस्ट सम आइदर इन यूएस, क्योंकि यूएस का इकोनॉमी स्ट्रांग हो रहा है, या किसी ऐसे डेस्टिनेशन पे जहां उनको रिटर्न्स ऑन देयर कैपिटल विल बी मोर। समझ रहे हो इस बात को? एक पॉइंट और है, दैट प्रेशर विल बी ऑन फॉरेन एक्सचेंज। देयर इज अ प्रेशर ऑन फॉरेन एक्सचेंज, और इस प्रेशर की वजह से भी फॉरेन इन्वेस्टर्स इस देश को छोड़ के जा रहे हैं। वो क्या है, पहले उसका मैकेनिज्म देखते हैं। तो यहां देखो, किसी भी करेंसी की डिमांड अगर बढ़ती है तो उसकी वैल्यू अप्रिशिएट होती है इंटरनेशनल मार्केट में। जैसे डॉलर की डिमांड ज़्यादा होगी तो डॉलर की वैल्यू अप्रिशिएट होगी, रुपया की डिमांड ज़्यादा होगी तो रुपया की वैल्यू अप्रिशिएट होगी, बट अगर डिमांड कम होगी तो वैल्यू डिप्रिशिएट करेगी, जैसे भारत के करेंसी के साथ हो रहा है। डॉलर की डिमांड ज़्यादा है तो वो अप्रिशिएट कर रहा है, रुपये की डिमांड कम है तो वो डिप्रिशिएट कर रहा है। अब सोचो, यानी हम लोग एक्सपोर्ट कम कर रहे हैं, रुपये की डिमांड कम होने का मतलब हम लोग एक्सपोर्ट कम कर रहे हैं। अब सोच के देखो एक बार कि एक एफपीआई है, ठीक, वो $100 लेके आया कि चलो इंडिया के स्टॉक मार्केट में $100 इन्वेस्ट करते हैं। तो जब वो इन्वेस्ट किया था ना, तो $1 बराबर 80 रुपीज था, सपोज कर लेते हैं अपने एग्जाम्पल के लिए। तो 8,000 रुपये उसने इन्वेस्ट किए, 8,000 रुपीज उसने इन्वेस्ट किए इंडियन मार्केट में, ठीक है, 8,000 रुपये उसने इन्वेस्ट किया इंडियन मार्केट में। अब 1 साल के बाद वो कहता है कि 1 साल के बाद इंडियन स्टॉक मार्केट 10% का रिटर्न दिया, यानी इस 8,000 की वैल्यू 1 साल के बाद प्लस 1 ईयर कितनी हो गई, 8,800 रुपीज, ठीक, 8,800 रुपीज। बट इसी एक साल में $1 की वैल्यू 88 रुपीज की हो गई है। 1 साल में $1 की वैल्यू 80 रुपए से बढ़ के 88 हो गई है, मतलब 10% डेप्रिसिएशन इन रुपी वैल्यू, 10% डेप्रिसिएशन इन रुपी वैल्यू। अब सोचो 8,800 रुपीज जो कि 10% रिटर्न मिला है, बड़ा अच्छा है। यूएस के स्टॉक मार्केट 1-2% रिटर्न देते हैं, इंडिया का स्टॉक मार्केट अगर 10% रिटर्न दे रहा है तो बहुत ज़्यादा दे रहा था। तो भाई फॉरेन पोर्टफोलियो को तो अच्छा है ना, फॉरेन इन्वेस्टर के लिए कि इंडिया में आए 10% का रिटर्न ले जाए। बट कहानी यहाँ नहीं रुक रही है ना, कहानी आगे क्यों बढ़ रही है कि 8,800 रुपीज़ का करंट मार्केट वैल्यू कितना हुआ। जब $1 बराबर 88 हो गया तो इसका करंट मार्केट वैल्यू डॉलर्स में कितना हुआ, $100। यानी 1 ईयर पीरियड में अगर फॉरेन इन्वेस्टर $100 इन्वेस्ट करता है तो आज भी उसको $100 ही वापस मिलेगा, आज भी उसको $100 ही वापस मिल रहा है। और $100 नहीं मिल रहा है क्योंकि जैसे ही वो इस 8,800 रुपीज़ को वापस निकालना चाहेगा, भारत सरकार टैक्स भी लगाती है। यानी अगर 1 साल से कम पे निकाल रहा है, लेस देन 1 ईयर पे निकाल रहा है तो 15% लगा देगी, ठीक है। मोर देन 1 ईयर पे निकाल रहा है, यानी लॉन्ग टर्म पे निकाल रहा है तो 12.5% लगा देगी, और अगर डिविडेंड ले रहा है तो उस पर 20% लगा देगी। तो कायदे से तो उसको 8,800 भी नहीं मिल रहा है। यानी जो भी वैल्यू इन डॉलर्स 1 साल के बाद इस इन्वेस्टर को मिलेगी वो लेस देन $100 होगी। समझ में आया क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि करेंसी भी डिप्रिशिएट कर गई, जो उसने कमाया उसके ऊपर भारत सरकार ने टैक्स भी लगा दिया, तो अंत में उसको डॉलर के टर्म्स में मिला क्या, जितना उसने इन्वेस्ट किया उससे भी कम। तो अगर फॉरेन इन्वेस्टर को लगातार डिप्रिशिएटिंग रुपीस की वजह से नुकसान हो रहा होगा तो वो इस देश में क्यों इकोनॉमी में इन्वेस्ट करेगा। प्लस वो देख रहा है कि हमें टैक्स भी ज़्यादा देना है, इससे अच्छा तो हम सिंगापुर चले जाएं, इससे अच्छा दुबई चले जाएं, हांगकांग चले जाएं, ज़ीरो टैक्स है।
जीरो टैक्स पे जाएगा ना, ताकि उसका रिटर्न और ज़्यादा हो। और अगर सिंगापुरियन डॉलर का डिप्रिसिएशन अगेंस्ट डॉलर कम होगा तो उसको अपने जो भी इन्वेस्टमेंट होगा उसकी वैल्यू ज़्यादा मिलेगी। सोच के देखो कि अगर ये 80 से 88 ना होके 80 से 82 हुआ होता तो अपने डॉलर पे उसको ज़्यादा पैसे मिल रहे होते, वो कम से कम कुछ ना कुछ 5% 6% रिटर्न बना के जा रहा होता फॉरेन इन्वेस्टर। बट फॉरेन इन्वेस्टर को दिखाई दे रहा है कि रिटर्न तो कुछ बन ही नहीं रहे हैं, तो चलते हैं यहाँ से, निकाल लेते हैं। और तब आती है फिर मंदी। तो अब स्टॉक मार्केट में तो मंदी आ गई है, इस इकोनॉमी में क्या ये मंदी आएगी या नहीं आएगी वो तो बात की बात है। बट हम अपने डिस्कशन पे वापस चलते हैं। तो हमें ये समझ में आ गया प्रेशर ऑन फॉरेक्स कैसे हो रहा है, फॉरेन एक्सचेंज के ऊपर प्रेशर क्यों है, क्योंकि एफपीआईज को रिटर्न्स मिल नहीं रहे हैं, तो एफपीआईज छोड़ छोड़ के जा रहे हैं। यानी रुपए की डिमांड ही नहीं कर रहे हैं, रुपए की डिमांड गिरते जा रही है। तो जितनी ज़्यादा डिमांड गिरेगी उतना ज़्यादा रुपये की वैल्यू गिरेगी, डिप्रिशिएट करेगा रुपया। और जितना रुपया डिप्रिशिएट करेगा उतना ही फॉरेन इन्वेस्टर का भरोसा या ट्रस्ट इंडियन इकोनॉमी के ऊपर कम होता जाएगा। यानी और ज़्यादा लोग छोड़ते जाएंगे, और ज़्यादा लोग इंडियन इकोनॉमी से बाहर निकलते जाएंगे, और ये एक विशियस सर्कल बनाएगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, चाइना का इकोनॉमिक रिकवरी पोस्ट कोविड हैज़ बीन वेरी गुड। चाइना +1 पॉलिसी जो हम लोग सोच रहे थे उसका फ़ायदा वियतनाम, मलेशिया जैसी कंट्रीज़ को थोड़ा ज़्यादा हुआ, और इंडिया इस बात का फ़ायदा नहीं उठा पाया। और अब जब हम देख रहे हैं कि चाइना की इकोनॉमिक रिकवरी बिकॉज ऑफ देयर ओन डोमेस्टिक डिमांड एंड विथ ह्यूज सरप्लस इन इंटरनेशनल मार्केट, क्योंकि घूम फिर के चाइना इज द मैन्युफैक्चरिंग कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड, दे हैव रिकवर्ड so well. So these are some of the global factors: US impact, tariff impact, regularly depreciating foreign exchange impact and the China recovery impact. साथ ही साथ ऐसा नहीं कि सिर्फ ग्लोबल डिमांड या ग्लोबल सप्लाईज की वजह से प्रॉब्लम आ रही है, प्रॉब्लम एक और है, हमारी डोमेस्टिक इकोनॉमी के फंडामेंटल्स में थोड़ी प्रॉब्लम्स जो हैं, उसमें भी सबसे बड़ी द अनसर्टेन पॉलिसी रिफॉर्म्स प्रॉब्लम। बिकॉज देखो अभी एक टैक्स बिल आके फंसा हुआ है, इनकम टैक्स कोड बिल, ठीक है, दे मल्टीपल टाइम्स जीएसटी के स्लैब्स चेंज होते रहते हैं साल भर में कम से कम 3 बार, ठीक। तो पॉलिसी का जो इंडिकेशन जाना चाहिए कि लॉन्ग टर्म पॉलिसी सोच के चल रही सरकार, वो जा नहीं पा रहा है इन्वेस्टर के पास। प्लस देयर इज अ वेरी हाई टैक्स रेजिम इन इंडिया एज फार एज लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स और कैपिटल गेन्स टैक्स इज कंसर्न। 12.5% के आसपास लॉन्ग टर्म देना पड़ रहा है, 15% के आसपास शॉर्ट टर्म देना पड़ रहा है, डिविडेंड के ऊपर टैक्स देना पड़ रहा है। वहीं हमारे जो आसपास के देश हैं, सिंगापुर, दुबई, हांगकांग, वो जीरो टैक्स के ऊपर इन्वेस्टमेंट ले रहे हैं। तो क्यों ना फॉरेन इन्वेस्टर वहां जाएगा जहां पे इकोनॉमी भी ज़्यादा सिक्योर्ड है, जहां पे पर कैपिटा इनकम भी ज़्यादा है, जहां पे कंजम्पशन डिमांड ज़्यादा है, और वहां टैक्स रिजीम भी नहीं है, जीरो टैक्स देना है। तो इन्वेस्टर क्या सोचता है कि ऐसी इकोनॉमी में चलते हैं जहां टैक्स ना देना हो, हमें रिटर्न भी ज़्यादा मिले और वो करेंसी भी ज़्यादा स्टेबल रहे इंडियन, क्योंकि इंडियन करेंसी ज़्यादा स्टेबल इस समय नहीं है। स्पेकुलेशंस बहुत ज़्यादा हो रहे हैं इंडियन करेंसी को लेकर। स्पेकुलेशन क्या कि और ज़्यादा गिरेगी करेंसी, यानी इंडियन इकोनॉमी से भरोसा, ट्रस्ट और कम होता जाएगा धीरे धीरे। दैट्स वाई फॉरेन इन्वेस्टर्स आर गोइंग टू दोज डेस्टिनेशन जहां पे उनको रिटर्न्स ज़्यादा मिले और रिस्क कम हो। इंडिया में इस समय क्या चल रहा है, रिटर्न्स बहुत कम है और रिस्क बहुत ज़्यादा। आप भी तो ऐसी जगह इन्वेस्ट करेंगे ना, रिटर्न ज़्यादा मिले और रिस्क कम हो। ऐसी जगह तो करेंगे नहीं जहाँ पे आपको पैसा भी लगाना है, रिटर्न भी नहीं मिल रहा और रिस्क भी ज़्यादा है। That's why FPIs are going out. Also, there is high fiscal deficit, 5.9% के आसपास हमारा fiscal deficit है। Although it is going down और 4.5% तक पहुंचने की उम्मीद है by 2026, बट अब वो बहुत दूर की बात है अभी। क्यों? क्योंकि after this Trump tariff debate और थ्रेट जो है, उससे हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ने की संभावना है। और जब भी डेफिसिट बढ़ेगा देश की इकोनॉमी के ऊपर असर करेगा, ठीक। ऑल्सो याद हो कि भारत सरकार पिछले 3 साल से, जब से पोस्ट कोविड ऑर्डर में 2022 से शुरू किया है, 2021-22 से लगातार कैपिटल एक्सपेंडिचर कर रही है, ठीक है, जिसकी वजह से हमें लास्ट ईयर तक देखा है कि 8.4% तक जीडीपी राइज हुआ है। बट सिंस पिछले 2 साल में गवर्नमेंट ने कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ाया नहीं है,
एंड द गवर्नमेंट वांटेड कि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट अब कैचअप करे, बट प्राइवेट इन्वेस्टमेंट हैज़ बीन वेरी वेरी स्लो इन द कंट्री। मेनली दो रीज़न है। पहला, हाई इंटरेस्ट रेट, बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रेट है, और दूसरा जो यहाँ लिखा है वीक कंजम्पशन डिमांड। पहला, अगर इंटरेस्ट रेट हाई होंगे तो क्या होगा, सोच के देखो। इंटरेस्ट रेट हाई होगा तो आप लोन लेंगे, नहीं लेंगे, आप सोचेंगे कि रुक जाते हैं, जब लो होगा तब लेंगे। तो जब कॉस्ट ऑफ कैपिटल ज़्यादा पड़ेगी लोगों को या कंपनीज को, तो वो लोन्स नहीं लेंगे, और लोन लेंगे नहीं तो इन्वेस्ट करेंगे नहीं, इन्वेस्ट करेंगे नहीं तो एम्प्लॉयमेंट नहीं होगा, एम्प्लॉयमेंट नहीं होगा तो लोगों के पास पैसे नहीं होंगे, इनकम नहीं होगा, तो अपने आप दूसरी वजह पे हम आ जाएंगे, वेरी वेरी वीक कंजम्पशन डिमांड, जो कि हम देख रहे हैं। वाई? बिकॉज रियल वेजेस आर नॉट राइजिंग। रियल वेजेस इन द कंट्री, खासकर हमारा जो एग्रीकल्चर सेक्टर या रूरल सेक्टर है, 1% इंक्रीज भी नहीं हुआ है रियल वेजेस में, यानी 6% के आसपास इन्फ्लेशन चल रहा है, 5 से 6%, और 1% वेज इंक्रीज नहीं हो रहा है। तो पीपल आर गेटिंग वर्स ऑफ। अभी एक रिपोर्ट आई है, उसमें यह देखा गया है कि 100 करोड़ लोग हैं इस देश में जिनके पास मन मुताबिक खर्च करने के पैसे नहीं है, मन मुताबिक, कि बस वो किसी तरह अपना खाना पीना चला पा रहा है। इस देश में अभी आप सोच के देखिए कि 80 करोड़ लोग ऐसे हैं जो फ्री राशन की कैटेगरी में आते हैं। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत 80-81 करोड़ 80 to 81 करोड़ लोगों को फ्री राशन दिया जा रहा है। एक नई रिपोर्ट आती है, कहती है कि 100 करोड़ लोग ऐसे हैं जो अपना कंजम्पशन भर का भी पैसा नहीं कमा रहे हैं, मुश्किल अपने रहने खाने की व्यवस्था भर का पैसा कमा पा रहे हैं। तो कंजम्पशन डिमांड कम हो रही है इस देश में, क्योंकि वेज नहीं बढ़ रहे हैं। महंगाई तो बढ़ रही है लेकिन सैलरीज उतनी नहीं बढ़ रही है, और सैलरीज नहीं बढ़ रही है क्यों? क्योंकि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट नहीं है, इसीलिए अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ रहा है। तो अनएम्प्लॉयमेंट है, वेज राइज नहीं कर रहा है, इकोनॉमिक्स फ्यूचर लुक्स वेरी वेरी ब्लीक। तो जिनके पास है उनके पास बढ़ रहा है, और जिनके पास कम है उनका और कम हो रहा है। दैट इनइक्वालिटी इज राइजिंग, दैट इज ऑल्सो अ प्रॉब्लम। सो दैट इज वाई जो फॉरेन इन्वेस्टर है उसको इंडिया का इकोनॉमिक फ्यूचर, खासकर इंडिया के लोगों का फ्यूचर थोड़ा ब्लीक दिख रहा है, जिसकी वजह से वो ट्रस्ट नहीं कर पा रहा है इंडियन सिस्टम्स के ऊपर, और वो यहाँ से निकल के जा रहा है, और जिसकी वजह से हमको स्टॉक मार्केट क्रैश होता हुआ भी दिखाई दे रहा है। खासकर इसलिए भी स्टॉक मार्केट, क्योंकि स्टॉक मार्केट इस समय ओवर वैल्यूड है। पोस्ट कोविड ऑर्डर में इंडियन इकोनॉमी को लेके सब लोग बहुत बुलिश थे, तो बहुत इन्वेस्टमेंट आई। इवन जो हमारा डोमेस्टिक कंज्यूमर है, जो जनरली फिक्स डिपॉजिट और अपने सेविंग डिपॉजिट बैंक में पैसे रखता था, वो भी धीरे धीरे अवेयर हुआ है, और डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट इस देश में बढ़ी है। इसीलिए आप देख रहे हैं कि जो फॉल अभी दिखाई दे रहा है मार्केट में, वो और बुरा हो सकता था अगर हमारा डोमेस्टिक इन्वेस्टर आगे नहीं रहता तो। क्योंकि आज से 10 साल पहले की स्थिति होती और हम ज़्यादातर इन्वेस्टमेंट फॉरेन इन्वेस्टमेंट होता हमारे स्टॉक मार्केट में, तो जो हमें 14% पीक से नीचे दिखाई दे रहा है निफ्टी, वो और ज़्यादा दिख रहा होता। बट सिंस डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स आर राइजिंग, दैट्स वाई वो थोड़ा कम है। $3 बिलियन का ही नेट आउटफ्लो दिखाई दे रहा है, 1,15,000 करोड़ का रुपए का। बट ये ज़्यादा हो सकता था अगर डोमेस्टिक इन्वेस्टर नहीं होता। बट अब प्रॉब्लम क्या हो गई है, क्योंकि लगातार मार्केट फॉल कर रहा है पिछले 2 महीने से, तो डोमेस्टिक इन्वेस्टर भी पैसा लगाना कम कर रहा है। तो आने वाले कुछ महीने में हम देखेंगे कि डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट या SIPs कम हो रही है मार्केट में, एंड मार्केट इज स्टिल सफरिंग एंड नॉट रिकवरिंग। और जितना मार्केट सफर करेगा, इंटरनेशनल मार्केट में क्या जाएगा इंडिकेशन कि इंडियन मार्केट्स आर नॉट डूइंग गुड, इंडियन इकोनॉमी इज नॉट डूइंग गुड, यानी फॉरेन इन्वेस्टमेंट और कम होता जाएगा। ना सिर्फ पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट बल्कि FDIs भी, क्योंकि FDI भी आधा हो गया है पिछले 2 सालों में। पिछले 2 फाइनेंशियल ईयर में FDIs हैव हाफ्ड इन इंडिया। नेट इनफ्लो ऑफ FDIs हैव हाफ्ड इन इंडिया। व्हाई? बिकॉज इंडियन स्टोरी में ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं फॉरेन इन्वेस्टर करेंटली, because the indications from stock market, the Indian economy, even the GDP, after the GDP has fallen from 8.4 to 6.4, तो जो इंडिकेशंस जा रहे हैं इंडियन इकोनॉमी से, दैट आर नॉट वेरी ट्रस्टवर्दी। तो इंडिया का जो फ्यूचर है, इकोनॉमिक फ्यूचर, उसको लेके फॉरेन इन्वेस्टर्स बहुत ज़्यादा दोहमत में है कि क्या बेट लिया जा सकता है इंडियन स्टोरीज के ऊपर या नहीं।
तो these are some of the reasons, not just global but domestic reasons also, why the Indian economy is not doing good and why the Indian stock markets are falling as well, and that is the reason why FPIs are going out. बट हम लोग खाली रीज़न पे तो रुकते नहीं हैं, कोई ना कोई ऐसी पॉलिसी इम्प्लीकेशन होगा ना जो RBI करने की कोशिश कर रही होगी, ताकि RBI जो ये सिस्टमिक फॉल इन इंडियन रुपी है या सिस्टमिक आउटफ्लो ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट है उसको थोड़ा रोका जा सके, रुपए की वैल्यू को थोड़ा अप्रिशिएट किया जा सके। तो उसके बारे में बात करते हैं, दैट व्हाट आर द पॉलिसी मेजर्स दैट आर बीइंग टेकन बाय द गवर्नमेंट एंड द सेंट्रल बैंक। बट उससे पहले लेट मी टेल यू अबाउट द मोस्ट इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक्स ऑप्शनल बैच फॉर द 2026 एंड 2027 पीपल। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्यों कह रहे हैं? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि टाइमलाइन अगर देखोगे तो एक ऑप्शनल खत्म करने के लिए आपको चाहिए 6 मंथ। ठीक, इफ यू स्टार्ट द ऑप्शन इन मार्च देन अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, बाय सितंबर यू विल बी डन विद द ऑप्शनल बाय सितंबर 2025। उसके बाद आप क्या करेंगे? रिवीजन करेंगे 4 मंथ एंड देन बंद करके रख देना। क्यों रख देना? क्योंकि फिर जनवरी आएगा और फिर आपको हो जाएगा प्रीलिम्स की तैयारी। ठीक, तो फिर आपको प्रीलिम्स की तैयारी करनी होगी। सो दैट इज व्हाई दिस इज द मोस्ट क्रूशियल बैच फॉर द एनीवन हु इज टारगेटिंग यूपीएससी 2026 एंड उनको ऑप्शनल चूज करना है। व्हाई दिस ऑप्शनल? बिकॉज इट गिव्स द मैक्सिमम रिजल्ट। सबसे ज्यादा रेशियो जो है सिलेक्शन रेशियो वो इकोनॉमिक्स ऑप्शनल का है। जस्ट रिमेंबर यूज कोड HS Live और हमारा बैच शुरू हो रहा है 17 मार्च से। तो 17 मार्च से पहले अपने आप को एनरोल करें। जस्ट यूज द कोड HS Live एंड आई विल सजेस्ट यू गो विद द प्लैटिनम बैच, बिकॉज प्लैटिनम बैच में आपको मिलता है कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज विथ टेस्ट सीरीज एंड आंसर राइटिंग प्रैक्टिस। और जब तक ये टेस्ट सीरीज और आंसर राइटिंग है तो आपका कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज रहेगा जो आपको गोल्ड में नहीं मिलेगा। जस्ट यूज द कोड HS Live। नाउ होमवर्क फॉर यू ऑल। होमवर्क ये है कि आप ये रीजंस फाइंड करिए हाउ RBI इज गोइंग टू हेल्प दिस करेंसी डेप्रिसिएशन, कि इसको रोका जा सके। एंड वी विल मीट अगेन सून। थैंक यू एवरीवन, बाय बाय, हैव अ गुड डे।